मित्रों, जीएस की संतोष सर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। आज का लेक्चर मित्रों ध्यान से देखिएगा। आप अगर इसको आप समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से आने वाले क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, अर्थात साधारण विधेयक क्या होता है। साधारण विधेयक क्या होता है? तो मित्रों, साधारण विधेयक को पहले जान लीजिए कि ये होता क्या है, क्योंकि किसी चीज़ के रीढ़ को समझना, बेस को समझना हमारे लिए बड़ा ही आवश्यक होता है। अगर हम ये जान लेंगे कि साधारण विधेयक क्या है, धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है, संविधान संशोधन विधेयक क्या है, तो निश्चित रूप से परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन हमारे कभी गलत नहीं होंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि यह साधारण विधेयक होता क्या है, किसे हम साधारण विधेयक कहते हैं। तो साधारण विधेयक की बात की जाए मित्रों, तो जैसे कि कोई चोरी करता है तो वह पकड़ा जाता है तो उसे 5 वर्ष की सजा होती है। तो वह किसी एक्ट के अंतर्गत होती है, किसी धारा के अंतर्गत होती है। तो जो यह एक्ट है मित्रों, यह किसी मंत्री द्वारा मसौदा पेश किया गया होगा और यह एक्ट बना होगा। तो यही होता है साधारण विधेयक। कहने का तात्पर्य यहाँ पे मेरा यह है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, नए राज्यों का गठन, सीमा परिवर्तन व क्षेत्र विस्तार। तो नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का बनाना, राज्यों के सीमा व क्षेत्र में विस्तार करना, सीमा व क्षेत्र में विस्तार करना इत्यादि प्रकार के जितने भी विधेयक तैयार होते हैं और विभिन्न सदनों में भेजा जाता है पास होने के लिए, उसे ही साधारण विधेयक के रूप में जाना जाता है। तो आपने समझ लिया कि साधारण विधेयक क्या होता है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इसके बारे में जानते हैं कि साधारण विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। आप जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति द्वारा संस्तुत होने के बाद कोई भी विधेयक एक कानून बन जाता है, एक एक्ट बन जाता है। तो चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में किसी भी सदन में साधारण विधेयक को पेश किया जा सकता है। बड़ा ही खूबसूरत प्रश्न यहाँ से निकलता है मित्रों कि साधारण विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है। तो दोनों सदनों में, किसी भी सदन में पहले इसको पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक की बात की जाए तो यहाँ पर राष्ट्रपति को जो पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, तो यहाँ पर पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो यहाँ पर अगर एक एक दो टॉपिक आप लिख लें कि साधारण विधेयक पर क्या होता है, संयुक्त बैठक की जा सकती है, संयुक्त बैठक होती है या की जा सकती है, संयुक्त बैठक की जा सकती है। तो वह राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है। साधारण विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है। साधारण बैठक पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है और संयुक्त बैठक आप जानते हैं कि अनुच्छेद 108 से किया जाता है। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 से किया जा सकता है और राष्ट्रपति से दोनों सदनों की अनुच्छेद 108 से संयुक्त बैठक करवाते हैं, किंतु इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो यह होता है साधारण विधेयक। तो
साधारण विधेयक की बात की जाए मित्रों, यदि लोकसभा इसे राज्यसभा में पास होने के लिए भेजती है तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा साधारण विधेयक को स्वीकृत कर सकती है, अस्वीकृत कर सकती है या पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकती है। तो यह तीनों कंडीशन फॉलो करता है साधारण विधेयक पर। राज्यसभा इसे स्वीकृत कर सकती है, अस्वीकृत कर सकती है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकती है। तथा यदि राष्ट्रपति के पावर की बात की जाए साधारण विधेयक पर, तो राष्ट्रपति भी मित्रों इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं व पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पॉकेट वीटो अर्थात वह इस पर कोई निर्णय नहीं भी दे सकते हैं। तो यह स्थितियां होती हैं साधारण विधेयक की। अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं मित्रों, धन विधेयक के बारे में जानते हैं, जिसे मनी बिल कहा जाता है। तो धन विधेयक एक महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर एक बड़ा ही खूबसूरत सा प्रश्न बनता है मित्रों कि धन विधेयक और वित्त विधेयक के संदर्भ में एक प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि क्या सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं? तो नहीं, एक गलत बात है मित्रों, क्योंकि ये है आपका धन विधेयक और ऊपर वाला है आपका बॉन्डी वित्त विधेयक। तो ये है धन विधेयक, ये है आपका धन, और नीचे वाला है मित्रों वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। तो अगर इसकी बात की जाए तो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। आप देख रहे हैं कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, क्योंकि धन विधेयक वित्त विधेयक के अंतर्गत ही निहित है। तो धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है तथा धन विधेयक मित्रों सदैव लोकसभा में पेश किया जाएगा। सदैव लोकसभा में। यह विधेयक एक ऐसा विधेयक है कि जिसे सदैव लोकसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा, राज्यसभा में इसे नहीं पेश किया जा सकता है। और यहाँ पर एक कंडीशन, बड़ी ही अच्छी कंडीशन आती है मित्रों कि यदि यह धन विधेयक लोकसभा में पेश है, तो यदि लोकसभा में यह धन विधेयक नहीं पास हो पाता है, लोकसभा में यह धन विधेयक नहीं पास हो पाता है, तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार का विश्वास नहीं प्राप्त है। सरकार को मंत्रियों का अर्थात सांसदों का विश्वास नहीं प्राप्त है। ऐसी स्थिति में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाती है। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पास होने पर इनकी सरकार गिर जाएगी। इनकी सरकार गिर जाएगी अर्थात सरकार समाप्त हो जाएगी। तो राष्ट्रपति की सहमति इसमें पहले आवश्यक होती है। अगर धन विधेयक की बात की जाए मित्रों, तो धन विधेयक को किसी भी सदन में पेश करने के पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है, अर्थात राष्ट्रपति इसे अपनी सहमति दे देते हैं। उसके बाद यह लोकसभा में जाता है, लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा के पास जाता है और राज्यसभा से पास होने के बाद पुनः राष्ट्रपति के पास जाता है तथा राष्ट्रपति क्योंकि अपनी सहमति पहले ही दे चुके हैं, इसलिए इसको स्वीकृत होना तय माना जाता है। किंतु यहाँ पर मित्रों राष्ट्रपति को यह पावर है कि दोबारा भी वह कोई निर्देश इसके बारे में दे सकते हैं। प्रायः ऐसा होता नहीं है, राष्ट्रपति जी क्योंकि इसे पहले स्वीकृत कर चुके होते हैं, इसलिए दोबारा भी इसको स्वीकृत कर देते हैं। अगर धन विधेयक की बात की जाए कि धन विधेयक होता क्या है, इसे आप कैसे जानेंगे कि यह धन विधेयक है।
तो धन विधेयक का निर्धारण मित्रों सदैव लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अर्थात कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यह जब सदन में जाता है राज्यसभा में, तो लोकसभा अध्यक्ष उसमें उस विधेयक के ऊपर लिख देते हैं कि यह धन विधेयक है। और मूल रूप से अगर हम जानना चाहें तो धन विधेयक क्या होता है, तो भारत के संचित निधि में पैसे को जमा करना, पैसे को निकालना का संबंध जो होता है वह सीधे धन विधेयक से होता है। ऐसा मसौदा जो कि पैसे को निकालने व जमा करने से संबंधित हो, धन विधेयक होता है। नेक्स्ट है मित्रों आपका वित्त विधेयक। ये है आपका वित्त विधेयक। वित्त विधेयक की बात की जाए तो यहाँ पर अनुच्छेद 117 होता है मित्रों, अनुच्छेद 117 से, और ये होता है आपका 110। ये है आपका अनुच्छेद 110। तो ये अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है। अगर वित्त विधेयक के बेस को जानना चाहें कि बेस क्या है इसमें, कि कैसे हम जानेंगे कि यह वित्त विधेयक है, कैसे हम जानेंगे कि यह क्या है, वित्त विधेयक है, तो नए करों को लगाने से संबंधित हो। ऐसा विधेयक जो कि नए करों को लगाने से संबंधित हो, या नए करों को संशोधन करने से संबंधित हो, या उनका प्रतिशत घटाना बढ़ाना हो, कर को, टैक्स को, तो वह वित्त विधेयक होता है। ऐसा मसौदा वित्त विधेयक के अंतर्गत आता है। अगर वित्त विधेयक की बात की जाए तो राष्ट्रपति के पावर को यहाँ पर देखा जाए तो मित्रों वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। अर्थात दोनों सदनों द्वारा पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 में आपने देखा था राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक को स्वीकृत करने के लिए बाध्य कर दिया गया था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 में इस स्वीकृति को, जो राष्ट्रपति को बाध्यता थी, उसको समाप्त कर दिया गया। मोरारजी देसाई की सरकार आई थी जब उस समय 1978 में, तो वहाँ पर उनके मंत्रिमंडल ने एक संविधान संशोधन करके अर्थात 44वां संविधान संशोधन करके इस बाध्यता को समाप्त कर दिया था। तो वहाँ से राष्ट्रपति जी को पावर मिल गया कि राष्ट्रपति वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। वह मान लीजिए यह वित्त विधेयक लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, अर्थात इसको अपेंडिंग में रख दिया। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 108 से यह पावर है कि अनुच्छेद 108 का उपयोग करके वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करवा सकते हैं। तो वित्त विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक भी हो सकती है, संयुक्त बैठक हो सकती है वित्त विधेयक के संबंध में। तो यहाँ पर एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है मित्रों, संयुक्त बैठक हो सकती है वित्त विधेयक के संबंध में। किंतु यदि धन विधेयक की बात करें तो यहाँ पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है मित्रों। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है, किंतु वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक हो सकती है। धन विधेयक में यदि यह विधेयक राज्यसभा के पास जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा इसे 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है। यदि रोकती भी है तो यह विधेयक स्वतः स्वीकृत माना जाता है, किंतु वित्त विधेयक के संदर्भ में यह स्थितियां नहीं है। नेक्स्ट है मित्रों संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक तो अनुच्छेद 168 का उपयोग होता है मित्रों। यहाँ पर अनुच्छेद
168 अनुच्छेद 168 से विभिन्न संविधान संशोधन किए जाते हैं। जैसा कि आपने देखा अभी जो है 123वां तक संविधान संशोधन हो गया है। तो विभिन्न संविधान संशोधन जो भी होते हैं वह अनुच्छेद 168 से किए जाते हैं तथा यह 3 प्रकार के होते हैं: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत आधे से अधिक राज्यों द्वारा। तो संविधान संशोधन विधेयक की बात करें मित्रों तो यह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन क्या है? किसी भी सदन में, मतलब किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। किसी भी सदन द्वारा, किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। अर्थात लोकसभा या राज्यसभा जो भी सदन चाहे वह संविधान संशोधन विधेयक को ला सकती है। और संविधान संशोधन विधेयक में मित्रों अगर कोई विधेयक यहाँ पर यदि मूल ढांचे से संबंधित हो, कोई विधेयक यहाँ पर मूल ढांचे से संबंधित हो, कहने का मतलब संविधान में ऐसा संशोधन करना हो कि जैसे कि प्रस्तावना में है धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने के लिए अगर आप इस भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं रहने देना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में यह क्या है, मूल ढांचे से संबंधित है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम करना पड़ेगा क्योंकि केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 368 से संविधान का संशोधन तो किया जा सकता है किंतु इसके मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है, किंतु इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो अब यह बात आती है कि मूल ढांचे में यदि लोकसभा परिवर्तन कर दे तो राज्यसभा में पास होना चाहिए। यदि राज्यसभा से भी पास हो गया तो आधे से अधिक राज्यों द्वारा इसे स्वीकृत होना चाहिए। अर्थात 30 हैं तो 15, तो आधे से अधिक राज्यों द्वारा इसे स्वीकृत हो जाना चाहिए। यदि आधे से अधिक राज्यों ने स्वीकृत भी कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट इसे असंवैधानिक करार देकर समाप्त कर सकती है। तो यही होता है संविधान संशोधन यदि मूल ढांचे से संबंधित हो तब यह स्थितियां आती हैं। तो इस लेक्चर में आपने साधारण विधेयक को देख लिया, धन विधेयक को देख लिया, वित्त विधेयक को देख लिया और संविधान संशोधन विधेयक को देख लिया। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मित्रों। अगर 1 से 2 बार यह वीडियो देखेंगे निश्चित रूप से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक से आने वाले समस्त प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो मित्रों तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।